हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में हम एनडीए 2019 के इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हो, इतने दिन से जो रीडिंग कर रहे हो, वो आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा। जो बच्चे लेवल 1 के हैं वो भी ये वीडियो पूरा देखें, वो भी ये देखें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन है, कहाँ से उनको 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं, कहाँ गलतियाँ होंगी ही। तो एक माइंड में आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ तक जाना है आपको। लेवल 2 के बच्चे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और पीडीएफ डाउनलोड करें और पहले खुद से ही अटेम्प्ट करें, देन कम बैक टू दिस डिस्कशन। और तब आप देखो कि कितना आपका टारगेट था, कैसे वहाँ पे पहुँचना था, किस सेक्शन को ज़्यादा अटेम्प्ट करना था, किस सेक्शन को कम अटेम्प्ट करना था। तो ये चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हो। देयर आर ऑल टुगेदर 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में बनाने के लिए मैक्सिमम 25 से 30 मिनट्स मिलेंगे। ऑलराइट। और इस 50 को में 40 एक अच्छा स्कोर माना जाएगा और 30 से अबव विल बी अ डिसेंट स्कोर। तो हम लोग देखते हैं कि इस स्कोर पे हम लोग पहुंचेंगे कैसे। सो प्लीज़ गो अहेड, डाउनलोड द पीडीएफ, अटेम्प्ट इट योरसेल्फ। इजी क्वेश्चंस हैं और इसमें 6 से लेकर 16 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से 16, ये क्वेश्चंस आप मत अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 16। और फिर देखते हैं कि हम लोग कैसे इस स्कोर पे पहुंचते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। A 4-year-old girl got a new lease of life after doctors at a hospital a cancerous tumor from one of her kidneys. कहता है एक 4 वर्षीय बच्ची को मिला एक न्यू लीज ऑफ लाइफ। लीज पे ज़मीन देखते हैं ना, लीज पे, किराए पे, तो ज़िंदगी मिली, ए न्यू लीज ऑफ लाइफ मिला जब डॉक्टर ने एक हॉस्पिटल में क्या किया, एक कैंसरस ट्यूमर उसके किडनीज से क्या किया होगा, डॉक्टर ने हटाया होगा। तो आप देखो जो ऑप्शन है ये रिमूव्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। रिजुवनेटेड, जिन बच्चों को भी मैंने पढ़ाया बताया, रिजुवनेटेड मतलब किसी और चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करना और अच्छा करना, तरोताज़ा कर देना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। डिस्प्लेस्ड, अरे मतलब कोई चीज़ अपनी जगह पे थी वहाँ से वो गुम हो गई या डिस्प्लेस कर दिया गया है, बिल्कुल गलत। किडनी को हटाया गया है, रिप्लेस नहीं किया गया, ऐसा नहीं कि उस कैंसरस ट्यूमर की जगह पे कोई दूसरी चीज़ लगा दी गई। तो रिमूव्ड एक काफ़ी इजी ऑप्शन था और ये बिल्कुल भी नहीं गलत होना चाहिए। ये जितने भी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ से सब लोग 100% स्कोर करते हैं, तो आप भी यहाँ पर कोशिश करो कि हम 100% स्कोर कर सके। देखते हैं दूसरा क्या लिखा है। इट इज़ कॉमन फॉर पेशेंट्स टू स्टेप, तो यहाँ स्टेप के जगह पे ये क्या है, स्टॉप है। इतना भी आपको समझ में आना चाहिए। इट इज़ कॉमन फॉर पेशेंट्स टू स्टॉप मेडिसिन एज सून एज दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। पेशेंट्स, ये बहुत आम बात है कि पेशेंट्स जैसे ही अच्छा फील करने लगते हैं मेडिसिन को स्टॉप कर देते हैं। क्या करना स्टॉप कर देते हैं? ईटिंग, गल्पिंग, स्वेलोइंग, टेकिंग। अब देखो, आपने अगर अभी कम पढ़ा है तो आपको तो ये चारों ऑप्शंस में से कंफ्यूजन हो जाएगा। ईटिंग तो होगा नहीं क्योंकि ये हम लोग फूड को ईट करते हैं। गल्प मैंने आपको बताया है, गटकना किसी लिक्विड को। मैं कभी कभी वीडियोस में बोलता भी हूँ, लेट मी गल्प सम वाटर, तो ये भी गलत होगा। और स्वेलोइंग, निगलना, तो आप देखते हैं टैबलेट्स को हम लोग निगल लेते हैं, स्वेलो करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है क्योंकि हर दवा को निगलते नहीं हैं। तो टेकिंग, टेकिंग इज़ द राइट ऑप्शन। वो क्या करते हैं, दवाई लेना बंद कर देते हैं, दवाई को टेक करना बंद कर देते हैं। नाउ लेट अस मूव डाउन और देखते हैं कि क्या है, क्या लिखा है यहाँ। स्कोर्स ऑफ विलेजर्स आर, मतलब दर्जनों विलेजर्स, बहुत सारे विलेजर्स, स्कोर्स ऑफ विलेजर्स आर कुछ कर रहे हैं, स्कोर्स ऑफ विलेजर्स कुछ कर रहे हैं क्या, अ सिट इन प्रोटेस्ट, धरना, अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू अंडरपास, एक नए अंडरपास के कंस्ट्रक्शन के खिलाफ। तो देखो प्रोटेस्ट को क्या करेंगे हम लोग, परफॉर्म करेंगे कि सिटिंग करेंगे कि स्टेजिंग करेंगे कि स्टैंडिंग करेंगे। तो पेपर में मैंने आपको कई बार दिखाया है कि प्रोटेस्ट को क्या करते हैं, स्टेज करते हैं। और देखो यहाँ पे स्टेजिंग होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। और पेपर से डायरेक्ट कैसे आपका ये आ गया है 1 नंबर यहाँ एनडीए के एग्ज़ाम में। अब आप क्या बोलोगे, एनडीए के एग्ज़ाम में ये हार्ड क्वेश्चन है या ईजी क्वेश्चन है? अगर आपने देख लिया तो ईजी क्वेश्चन है, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आना है। फोर्थ, the victims were fruit vendors and they were going in an auto when they an accident on the way. Victims जो थे वो fruit vendors थे और वो कहाँ जा रहे थे, एक ऑटो में जा रहे थे जब उनके साथ एक एक्सीडेंट
हुआ रास्ते में। अब एक्सीडेंट होने को क्या लिखा है, मेट विद, रैन इनटू, एक्सपीरियंस्ड, हर्ड। हर्ड का मतलब तो सुनना, सबसे पहले इसको काट देंगे। और एक्सीडेंट को एक्सपीरियंस करना, क्या भी ऐसा देखा है आपने? रैन इनटू और मेट विद, मैंने आपको कई बारी दिखाया है ये ऑप्शन, मेट विद एन एक्सीडेंट। और लेवल 2 के बच्चों का तो डेफिनेटली ये सही होना चाहिए। लेवल 1 के बच्चों को भी मैं कई बार ये दिखा चुका हूँ। सो लेवल 1 के बच्चों से मेरा बस यही एक्सपेक्टेशन है कि आप ये वीडियो देखिए और देखिए कि आप जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, मैं जो आपको दिखाता हूँ वो कैसे आपके क्वेश्चन में आएगा। और लेवल 2 के बच्चे तो आप प्लीज़ गो अहेड अटेम्प्ट। और कोई भी मुझे अपना स्कोर नहीं बताता है, बस कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने ही मुझे मैसेज किया है। तो आप अपना स्कोर भी बताओ कि आपने कितना स्कोर किया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कम स्कोर हुआ तो, अभी आप बस बनाना सीख रहे हो। द इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे that the assembly elections in 5 states will be held from November 12 to December 17। इलेक्शन कमीशन ने सैटरडे को कुछ किया है क्या? 12 नवंबर से 7 दिसंबर तक इलेक्शन होगा, इस चीज़ को क्या घोषणा किया है, अनाउंस किया है। तो देखो यहाँ अनाउंस्ड आपके ऑप्शन में भी दिख रहा है। यहाँ डी ऑप्शन में इशू है। इशू कोई चीज़ होता है, अगर इसके लिए कोई नोटिस होता तो नोटिस इशू करता। कोई चीज़ यहाँ इशू नहीं, जारी नहीं किया गया, बस घोषणा किया गया है। और प्रोनाउंस्ड, जज प्रोनाउंस करते हैं किस चीज़ को? सेंटेंस को। और मैंने आपको बताया सेंटेंस का मतलब सजा। और प्रोम्यूलगेट, जब कोई बिल पहली बार सदन में लाया जाता है, हाउस में लाया जाता है, किस चीज़ के लिए? डिस्कशन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोम्यूलगेट किया गया है। तो अनाउंस तो यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर वर्ड है, किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस कितने सिंपल पूछे गए हैं जो डेली लाइफ में यूज़ के हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस थे, इसमें से आपको 5 में 5 नंबर आने चाहिए थे। ये 6 नंबर क्वेश्चन से हम छोड़ना शुरू करेंगे और 16 नंबर तक छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आगे जितना भी है वो ईडियम्स और फ्रेजेस है। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस में लेवल 1 के बच्चों को मैं एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे, कि कभी भी इसका शाब्दिक अर्थ लिखा रहेगा वो नहीं होगा। जैसे हिंदी में अगर 9, 2, 11 लिखा हुआ है तो आपको एक ऑप्शन ऐसा ज़रूर दिया जाएगा कि 9 और 2 को जोड़ना और 11 उत्तर पाना, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। 9 और 2 11 होने का मतलब भाग जाना। तो इसी तरह यहाँ देखते हैं, टू बी इन 7th हेवन, मैंने आपको क्लाउड 9 बताया है सभी लोगों को, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरीके की चीज़ है, 7th हेवन, ठीक है ना। टू फ्लाई इन द एयर, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, इसको हम लोग देखेंगे। टू बी कम्प्लीटली अलोन, टू विजिट अ प्लेस विच इज़ इन द लिस्ट ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, शाब्दिक अर्थ। तो बच गया आपका ये दोनों। और आपको पता है कि टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि क्लाउड 9 का भी यही होता है। येलो जर्नलिज्म, देखो पहले इसमें कैसे छाटेंगे। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश्ड ऑन येलो कलर्ड पेपर्स, तो सबसे पहले तो इसको ख़त्म कर देंगे। पेड स्टोरी टेलिंग, जर्नलिज्म की बात हो रही है। राइटिंग्स इन न्यूज़पेपर दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये येलो जर्नलिज्म कई बार एसएससी ने भी पूछा है, और काफ़ी फेमस ईडियम है ये। और इसका मतलब ही होता है न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा लिखना जिससे लोगों का मेंटालिटी, लोगों का ओपिनियन चेंज हो। तो बिल्कुल यही सही ऑप्शन है, सी। अब देखो अभी तक आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो इसमें ग्रामर का कोई भी यूज़ नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ग्रामर हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ग्रामर उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें ज़रूरत है। ज़्यादा चीज़ ज़रूरत क्या है कि आपको चीज़ें दिखी हुई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, टर्न अ ब्लाइंड आई, हम बोलते हैं ना, अनदेखा कर देना, आंखें बंद कर लेना। तो देखो यहाँ लिखा है टू रन अवे, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, कहीं से मेल ही नहीं खा रहा है। टू बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव, ये भी गलत है। टू चेंज अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को बदलना, ये देखो। टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज़ रॉन्ग, तो आंखें बंद करके ही तो आप इग्नोर कर पाओगे ना। सो दैट इज़ द राइट ऑप्शन। बाइट योर टंग, देखो बी है। टू बाइट ऑफ योर टंग व्हाइल ईटिंग, ऐसे ऑप्शंस को हम सबसे पहले देखते ही काट देंगे। टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू, अपने आप को रोकना किसी चीज़ को कहने से क्योंकि ये अच्छा होगा ना कहने, तो दिस इज़ द ऑप्शन ए। कई बार हमने इस ईडियम को देखा है। आप धीरे धीरे आप को पढ़ने से इतनी आदत हो जाएगी कि आप ईडियम्स का मतलब भी गेस कर पाएंगे। बी ओवर द हिल, देखो क्या लिखा है। टू बी ऑन ए माउंटेन टॉप, टू ट्रैवल इन जंगल, तो ये दोनों ऑप्शंस तो हम पहले ही काट देंगे, शाब्दिक अर्थ तो होता नहीं है। टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, टू डू समथिंग इन द मोस्ट कंप्लीट वे। अब देखो बी ओवर द हिल का मतलब क्या होता है, ये हिल है, आप इसके ऊपर जा चुके हैं, मतलब अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे दिए हैं, तो इसका मतलब होता है टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स। ऑलराइट,
तो ये जो क्वेश्चंस थे 5, इन क्वेश्चंस में भी आपका 3 तो बिल्कुल ही सही होना चाहिए। तो अभी तक हमने 5 और 3 8 नंबर ले लिया है। वी हैव टेकन 8 मार्क्स। नाउ अब ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस आ गए। अब देखते हैं कि इनको कैसे बनाना है। ओके, ही आस्क्ड, और देखो अभी ये सारे क्वेश्चंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। तो देखते हैं कि क्या है। ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। मैंने आपको बताया जैसे ही ईदर और देखो, नीदर और नॉर देखो, आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, कान खड़े हो जाने चाहिए। किस चीज़ के लिए? यू शुड बी अलर्ट कि यहाँ जरूर कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मिस्टेक हो सकता है। ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम, क्या होगा? वाज एट होम। उसने पूछा कि दोनों भाइयों में से कोई एक घर पे था या घर पे है। ठीक है ना? तो आप इस तरह हिंदी से भी इसका मतलब निकाल सकते हैं। और नियम तो आपको याद ही है कि ईदर के बाद ये जो चीज़ होगा, वर्ब जो होगा, वो कैसा चीज़ होगा? वो सिंगुलर होगा। अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। अब देखो आप इसका मतलब समझ लो। यहाँ भी है मिस्टेक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही मिस्टेक है, लेकिन आप कैसे पता करोगे? मतलब समझो, हर स्पीकर को एक 15 मिनटों का एक टाइम स्लॉट अलॉट किया गया है। क्या अलॉट किया गया है? क्या अलाउ किया गया है? टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को अलाउ नहीं किया गया है, दिस टाइम स्लॉट को अलाउ किया गया है। तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या होना चाहिए? इज अलाउड। देख रहे हो आप कितने सिंपल मिस्टेक्स हैं, और ये एनडीए का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बेकार का ही मत डरिए, आप क्वेश्चन को देखिए, अपना एम फिक्स कीजिए और उस हिसाब से धीरे धीरे काम करते रहिए, हड़बड़ाइए नहीं और बस देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 23, मेनी अ मैन हैज सकम्ड दिस टेम्पटेशन। लेवल 2 स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू ऑलमोस्ट 100 टाइम्स, मेनी अ मैन हैव, सो दैट इज द मिस्टेक। देखो आप जो क्लास में पढ़ते हो बिल्कुल वही सारी मिस्टेक्स यहाँ पे आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम। मैंने आपको बताया था नीदर और नॉर भी जब आ जाए, नीदर और नॉर जब आ जाए तो कान खड़े हो जाने चाहिए। किस चीज़ के लिए? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए। तो ना प्रशंसा ना ही शिकायत ऐसा प्रतीत होता है कि उसको प्रभाव करती है। तो सीम क्यों होगा? जब सिंगुलर है तो यहाँ पे सीम्स होना चाहिए। देख लो आप वर्ब कहाँ था, आपने कैसे ढूंढा उसको। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 25, एवरी वन ऑफ द बॉयज़ लव टू राइट। लड़कों में से हर कोई पसंद करता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? लव्स। गाइज लुक एट दिस, हाउ द, कितने सिंपल ये सेंटेंसेस हैं और कैसे आप इनको पूरा बना सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 26 मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसमें कुछ अजीब तरीके की ही बात लिखी गई है, मतलब मुझे लगता है कोई मिस्टेक है, शायद टाइपो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 plant species and this habitat fragmentation can pose a serious threat to endemic plants। ये आदमी वही बता सकता है जो इंग्लिश मीडियम से ज्योग्राफी पढ़ा है, ठीक है ना, या फिर हिंदी मीडियम के वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से ज्योग्राफी उस किताब को भी पढ़ा है, क्योंकि हमेशा ज्योग्राफी की किताब में कई बार ये लिखा हुआ देखेंगे आप, द ईस्टर्न घाट्स आर होम टू 2600 प्लांट्स, टू 2600 प्लांट स्पीसीज। तो कई सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आप पढ़ते हो तो देखते हो, वरना आप ऐसे अनगिनत नियमों को तो याद नहीं कर सकते। सो अनकाउंटेबल। सो आप इसको देख लिया आपने कि कैसा है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल। लेवल 2 के बच्चों, मैंने आपको ये कई बार बताया है, लेस्ट ऑलमोस्ट 100 टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड, समटाइम्स आई ऑल्सो हैव बीन कन्फ्यूज्ड, आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। सो यू डू नॉट है यहाँ पे नहीं होगा, दैट इज़ द मिस्टेक। मैंने आपको बताया था लेस देख के भी आपको कान खड़े हो जाने चाहिए। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 29, ये मैक्सिमम लोगों से नहीं बना होगा, जिन लोगों से भी बन गया है पहले अटेम्प्ट में, गो अहेड एंड राइट ए येस, यू डिजर्व अ चॉकलेट फ्रॉम मी। ठीक है। Most of us who are older competitive runners are not able to race anywhere at the same speed as we do when we were younger या young। तो देखो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसका मतलब आप समझ लो, आप मिस्टेक पता कर लोगे। हम लोगों में से बहुत सारे जो पुराने कॉम्पिटिटिव रनर्स हैं अब उतने ही स्पीड से कहीं भी रेस नहीं कर पाते हैं जैसा कि हम करते थे जब हम यंगर थे। तो करते थे, वी डू नहीं, वी डिड व्हेन वी वर यंगर। तो जिसने भी ये पहली बार में बनाया है, ऑनेस्टली राइट ए येस एंड यू डेफिनेटली डिजर्व अ चॉकलेट, और वो भी बढ़िया वाला चॉकलेट, नॉट अ 5 रुपीज़ चॉकलेट। 30,
ही हैड अराइव्ड एट कायरो अ फ्यू मंथ्स बिफोर प्रोटेस्ट शुक द अरब वर्ल्ड। ही हैड अराइव्ड एट कायरो, मैंने आपको बताया है जब भी कोई बड़ा शहर रहेगा जैसे पटना तो इन पटना लिखा रहता है, तो इन पटना, ही अराइव्ड इन, तो दैट इज़ द मिस्टेक। देखो आप कितने सिंपल मिस्टेक्स हैं, इनमें से तो आपको कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ते हैं और सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ opposite in meaning to the underlined word। तो महात्मा गांधी was one of the most prominent leaders of his time। prominent, इसका मतलब तो मेरे लेवल 2 के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट, एमिनेंट, रेनाउंड, तो देखो क्या है, पहला रेनाउंड, ये प्रोमिनेंट का बिल्कुल सिनोनिम है। डिस्टिंग्विशेबल, जिनको डिस्टिंग्विश किया जा सके, अलग जिसकी पहचान हो, और एमिनेंट, ये तीनों तो सिनोनिम लग ही रहे हैं। और डी क्या है, अननोन, तो एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है ना, तो अननोन इसका ऑप्शन हो गया। ही हैज़ बीन ऑब्स्टिनेट सिंस चाइल्डहुड। अब ऑब्स्टिनेट का मतलब आपको पता है, स्टबर्न, तो ये देखो जिद्दी, रिजिड, अडिग, एमेनेबल, एमेनेबल नहीं है, ये सी है, सी ही इसका ऑप्शन है, इसका ऑपोजिट एमेनेबल ही होना चाहिए। और मेरे ख्याल से हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट आई बिलीव आई एम राइट। क्वेश्चन नंबर 33, द बिल रिसीव्ड अ वेहेमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। बिल को रेजिस्टेंस मिला किससे, अपोजिशन पार्टी से पार्लियामेंट में, और लिखा है वेहेमेंट रेजिस्टेंस। आपको क्या लगता है, छोटा मोटा रेजिस्टेंस या पूरा पुरजोर रेजिस्टेंस? अगर आपके दिल में पूरा जोरदार रेजिस्टेंस, जोरदार वर्ड आता है तो आप सही ट्रैक पे हैं। वेहेमेंट का मतलब ही होता है पूरा जोरदार रेजिस्टेंस। तो देखो विगरस, विगरस का मतलब ही होता है वेहेमेंट, मतलब पूरे जोर शोर से। फर्वेंट, फर्वेंट का भी मतलब यही होता है, फर्वेंट रिप्लाई और फर्वेंट क्राई। और एनिमेटेड, एनिमेटेड का मतलब ही होता है बनावटी, ठीक है ना, एनिमेटेड। और सी, बी जो वर्ड है ये है अपैथेटिक। अपैथेटिक मतलब जिसको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, तो बनावटी रेजिस्टेंस भी हो सकता है अपोजिशन पार्टीज़ की वजह से। एनिमेटेड रिस्पॉन्स, एपैथेटिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। द बिल रिसीव्ड अ वेहेमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट, एनिमेटेड रेजिस्टेंस, एपैथेटिक रेजिस्टेंस, वेहेमेंट का उल्टा बताना है। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट, एनिमेटेड। कभी कभी वो जो बच्चे अपनी शक्ल बनाते हैं जब उनको कोई चीज़ चाहिए होता है रोने वाली, तो उसको भी बोलते हैं हम लोग एनिमेशन, एनिमेटेड। और एनिमेशन का मतलब ही होता है कार्टून्स, आपने वो देखा है, एनिमेशन फिल्म्स, तो एनिमेटेड होना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, मलेरिया इज अ वाइड स्प्रेड डिजीज़। क्या होगा इसका, रेयर, जो बहुत कम पाया जाता है, इसको तो लेवल 1 के भी बच्चे बना सकते हैं, ऊपर के ऑप्शंस जानने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन लेवल 2 स्टूडेंट्स प्लीज़ माइंड दिस वर्ड परवैसिव। मैंने आपको बताया है परवैसिव का मतलब, डू यू रिमेंबर इट, सीम्स टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसा लगे जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परवैसिव बोलते हैं। ओके, नाउ द डिबेट वाज हाईली स्टिमुलेटिंग। देखो स्टिमुलेट करना वर्ड आ गया, आज ही हमने डिस्कस किया इसको, कल डिस्कस किया था। तो स्टिमुलेट करने का मतलब कोई भी चीज़ जो आपको उद्वेलित कर दे, जो आपको थोड़ा झकझोर दे, जो आपको एक्टिव कर दे, इस तरह की चीज़ बताए। अराउज, कोई भी फीलिंग जब आपकी भड़क जाए, कोई भी फीलिंग जब जागृत हो जाए तो उसको अराउज बोलते हैं। इनविगोरेट भी वैसे ही चीज़ को बोलते हैं, जो चीज़ आपको अंदर से मोटिवेट कर दे, अंदर से जागरूक कर दे, उसको बोलते हैं इनविगोरेटिंग। और स्टरिंग, जो उथल पुथल ला दे, जो आपको हिलोर के रख दे। तो देखो बोरिंग ही इसका एक मात्र एंटोनिम लग रहा है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जो स्टिमुलेटिंग होगा वो कभी भी बोरिंग नहीं होगा। और यहाँ क्या लिखा है, फ्रेंडशिप इज़ ऑलवेज रेसिप्रोकल। ओके, एंड ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव सॉल्व्ड इंग्लिश, हु हैव स्टडीड मैथ्स इन इंग्लिश मीडियम, आपको याद है रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस 2/5। रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 5/2। तो देखते हैं इसका कि रेसिप्रोकल का उल्टा क्या होना चाहिए। अब देखो लिखा है म्यूचुअल, तो फ्रेंडशिप तो म्यूचुअल होता ही है, और ये भी रेसिप्रोकल की तरह, तुम मुझे दो मैं तुम्हें देता हूँ। शेयर्ड, ये चीज़ भी म्यूचुअल की तरह ही, और कॉरेस्पॉन्डिंग, ये चीज़ भी म्यूचुअल की तरह है। वन साइडेड, फ्रेंडशिप कभी भी वन साइडेड नहीं होना चाहिए। तो ये रेसिप्रोकल का जो ऑपोजिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो रेसिप्रोकल, अब कोई इंग्लिश का वर्ड आप इसको समझिए, लेकिन लोग इसको मैथ से ही जानते हैं। राकेश इज एन एसेंट्रिक प्रोडिगल।
देखो लिखा है कि राकेश जो है वो एक सन की प्रोडिगल है। प्रोडिजी वर्ड, कौन सा वर्ड? प्रोडिजी हमने कई बार क्लास में डिस्कस किया है और मुझे पता है आपको इसका मतलब पता है। प्रोडिगल भी आप लोगों ने ही मुझे बताया था कि ऐसा आदमी जो बहुत खर्चीला हो, ठीक है ना। तो देखो आप क्या है, एक्स्ट्रावेजेंट, वेस्टफुल, ये दोनों तो सिनोनिम लग रहा है। प्रोफ्लिगेट और थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब मुझे पता है वैसा आदमी जो ज़्यादा खर्च ना करे, सो आई विल गो अहेड विद दिस ऑप्शन। He wrote an incisive article on corruption in politics. Incisive article, कैसा आर्टिकल? Incisive। देखो पहले ये जान लो कि incisive का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जब आप ऑप्शन देख रहे हो, लेवल 2 स्टूडेंट्स प्लीज़ फोकस, जब आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ए ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? वेग। वेग का मतलब कुछ जो फिक्स नहीं हो, जो फिक्स नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? जो वैरी कर रहा है, वेग मतलब। और यहाँ पे देखो प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब एकदम सटीक, और वेग मतलब जो सटीक नहीं हो, जो अजीब सा हो, इधर उधर हो। तो ये दोनों वर्ड बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट दिख रहे हैं ना आपको इसमें। इन्हीं दोनों वर्ड से हम लोगों को सजेशन मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये देखो, इंसिसिव। इंसिजन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि जब डॉक्टर कोई कट लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसिजन। तो कैसा आर्टिकल लिखा? ऐसा आर्टिकल जो सीधा जाकर काट दे रहा था, छेद दे रहा था, ठीक है ना। इंसिसिव आर्टिकल ऑन करप्शन इन पॉलिटिक्स, एकदम बींध देने वाला। तो देखो ऐसा आर्टिकल में क्या होगा? हर चीज़ एकदम प्रिसाइज रहेगा। तो इसका क्या होना चाहिए ऑप्शन? वेग। वेग मतलब वन विच इज़ नॉट फिक्स्ड, जो वैरी कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, वो वेग कहेंगे उसको। द पॉलिटिशियन वॉज ए डिसिडेंट। पॉलिटिशियन क्या था? एक डिसिडेंट था। तो देखो डिसिडेंट, आप एजिटेटर देख लो, रिबेल देख लो और रिवॉल्यूशनरी देख लो, ये तीनों एक ही तरह की चीज़ है कि नहीं? एजिटेटर प्रोटेस्ट करने वाला, रिबेल बागी, और रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी, ये तीनों एक ही तरह की चीज़ करते हैं। बच क्या गया? कन्फर्मिस्ट। तो आपका ये ऑप्शन होना चाहिए। और ये तीनों जो वर्ड है, एजिटेटर, रेबेल और रिवॉल्यूशनरी, आप हर दिन पेपर में देखते हो, काफ़ी सिंपल वर्ड है। तो हिज कन्वर्सेशंस आर ऑलवेज एब्सर्ड। देखो एब्सर्ड मतलब बेतुका, ठीक है ना। उसके कन्वर्सेशंस हमेशा क्या रहते हैं? बेतुके रहते हैं। तो देखो क्या है इसका? फार्सिकल, फूलिश, प्रीपोस्टरस और रैशनल, 4 ऑप्शन है। और इसमें रैशनल का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब होता है लॉजिकल। तो बेतुका का उल्टा क्या होगा? जो तार्किक चीज़ है। ऊपर का अगर मतलब आपको नहीं, फार्सिकल और प्रीपोस्टरस का मतलब नहीं भी याद है, तो आपको इतना पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा। और हमें इस क्वेश्चन से एक और चीज़ पता चल गया कि ये तीनों सिनोनिम है, प्रीपोस्टरस, फार्सिकल, फूलिश और एब्सर्ड, ये एक ही तरह के वर्ड हैं। ऑलराइट, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में अब सिनोनिम्स बताना है। तो आप देखो, ही कुड नॉट मस्टर करेज टू स्पीक द ट्रस्ट, लिखा है यहाँ पे, स्पीक द ट्रूथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रूथ। तो मैं ट्रूथ लिख देता हूँ यहाँ पे। ही कुड नॉट मस्टर करेज टू स्पीक द ट्रूथ बिफोर हिज फ्रेंड। बिफोर हिज फ्रेंड का मतलब फ्रेंड के सामने, बिफोर द जज का मतलब जज के सामने। तो मस्टर का मतलब मैंने आपको बताया है, हमेशा करेज को आप क्या करते हो? मस्टर करते हो, मतलब जमा करते हो। तो ही कुड नॉट गैदर करेज। लेवल 2 वाले बच्चों के लिए तो ये हलवा होना चाहिए, बिल्कुल ही ईजी। कितनी बार बताया मैंने मास्टर करेज? 42 लिखो, ही लव्स डूइंग नास्टी थिंग्स। नास्टी मतलब घिनौना भी बोलते हैं हम लोग, बदमाशी भरा भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो नास्टी का सिनोनिम बोलना है। तो देखो नाइस तो होगा नहीं। फास्टिडियस का मतलब भी कुछ अच्छा ही होता है, पॉजिटिव होता है। फिनिकी, फिनिकी मतलब वो जो थोड़ा सा सनकैल टाइप का चीज़। और ये देखो क्या लिखा है, फाउल। फाउल का मतलब ही होता है खराब। बैड स्मेल को हम लोग बोलते हैं ना, बैड स्मेल को क्या बोलते हैं? फाउल स्मेल। और ये वर्ड्स के सेशन में भी मैंने इसको डिस्कस किया है, लेवल 1 के वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो नास्टी का सिनोनिम फाउल हो जाना चाहिए। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर्ड दैट ही इज ब्रोक एंड देयर इज अ नीड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया कि वह क्या हो गया है? ब्रोक हो गया है, और उसको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से। तो क्या रिच हो जाएगा तो गवर्नमेंट से क्यों सपोर्ट लेगा? मेकिंग प्रॉफिट, हैविंग लिएबिलिटीज। बैंकरप्ट, ब्रोक का मतलब ही कंगाल हो गया। इफ़ यू आर ब्रोक यू हैव नो मनी। तो आपने देखा बैंकरप्ट का मतलब आपको पता है, तो यहाँ से आप आराम से इसको बना सकते थे। लेट अस लुक एट सम मोर वर्ड्स। हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रियोलिक। उसका लैंग्वेज पॉलिटिकल है और विट्रियोलिक है।
देखते हैं क्या लिखता है। अब्यूसिव, स्प्राइटली, इमेजिनेटिव, विवासियस, विट्रियोलिक। अब देखो, इमेजिनेटिव, विवासियस, स्प्राइटली, ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है। कोई आर्टिकल कल इमेजिनेटिव है, मतलब एक अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है ये। स्प्राइटली, ब्यूटीफुल, कलरफुल है ये भी। विवासियस, जो लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं और बेधड़क बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, उनको विवासियस बोला जाता है। इसका क्या होना चाहिए सिनोनिम? एब्यूसिव। ये हो सकता है आपको नहीं पता होगा। अ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स। सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला वर्ड क्लास में वल्नरेबल आ गया आपके 2019 के क्वेश्चन पेपर में। मैं ऐसे अनाउंस कर रहा हूँ जैसे कि कोई मूवी है ये। तो वल्नरेबल का मतलब क्या होगा? अ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स। रेजिलिएंट, इलास्टिक, डिफेंसलेस, क्रूड। डिफेंसलेस। द इमेजरी यूज्ड इन द पोएम इज विविड। विविड, देखो मैंने आपको ये वर्ड कई बार बताया है। क्लियर, तो लाइवली, इनर्ट, एब्यूलियंट, कॉस्टिक। मेरे ख्याल से लाइवली होना चाहिए, एकदम क्लियर। मतलब देखो, पोएम में जो इमेजरी मतलब जब अब कोई पोएम पढ़ा जाता है तो उसके साथ साथ एक इमेज उस पोएम में रहता है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो द इमेजरी जो यूज़ किया गया है पोएम में वो क्या है? विविड है, मतलब वो इमेजरी एकदम लाइवली है, जीवंत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47, हिटलर वाज अ डेस्पो। अब देखो, हिटलर का जो पर्सनालिटी था उससे क्या हो सकता है? मॉन्स्ट्रस नहीं, डेस्पो को मॉन्स्ट्रस नहीं बोलेंगे। पैशनेट, डिक्टेटर, कंजर्वेटिव। हिटलर वाज अ डेस्पो, इसको पैशनेट तो नहीं होगा, कंजर्वेटिव भी नहीं होगा। कंजर्वेटिव वो लोग रहते हैं जो रूढ़िवादी हैं, ज़रूरी नहीं कि वो डेस्पो हो, किसी भी हर चीज़ पे किसी भी कीमत पे किसी चीज़ को चाहें। तो आप इसमें डिक्टेटर लगा सकते हो, मैं तो इसमें यही लगा कर रहा था। रवि लव सेक्लूजन, देयरफॉर ही लिव्स इन द माउंटेन्स। एक आदमी सेक्लूजन चाहता है, और आपको पता है सेक्लूजन का मतलब क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पे लिखा है कि वो माउंटेन्स, पहाड़ों पे रहता है, क्योंकि वो सेक्लूजन चाहता है। सेक्लूजन का मतलब फिर क्या होगा? देखो, एक वीडियो में, क्वेश्चन के वीडियो में ही आया क्या? सी फेयरिंग आया था ना? डू यू रिमेंबर इट? सी फेयरिंग। सी फेयरिंग मतलब जो सी में ट्रैवल करना चाहता है। और स्क्रिप्चर का मतलब आपको पता है, कुछ ग्रंथ का टाइप होता है। और नेचर, तो नेचर को लव करने वाला तो बीच पे भी रह सकता है, जंगलों में भी रह सकता है। सॉलिटरीनेस, अकेलापन। सेक्लूजन आपको पता है अकेलापन ही होता है। द पोएम्स ऑफ कबीर आर एक्सटेटिक इन नेचर। एक्सटेटिक आपको मैंने बताया, एक्सटेसी का मतलब चरम आनंद, तो बहुत आनंद देने वाले हैं, एक दूसरी ही दुनिया में पहुंचा देने वाले हैं। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द पोएम्स ऑफ कबीर आर एक्सटेटिक इन नेचर। तो एफिकेसियस, रैप्चरस, रेवरेंशियस। रैप्चरस वर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है? जब बहुत जोर की ताली, देखो जब बहुत जोर का स्वागत किसी का किया पूरा आवाज़ के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोले? पूरा रैप्चरस वेलकम दिया, जहाँ बहुत शोर शराबा हो। और फिर रैप्चरस वेलकम दिया, और रैप्चरस क्राउड भी हो सकता है जो बहुत चिल्ला रहा हो। तो कबीर के जो पोएम हैं वो एक्सटेटिक हैं नेचर में। रेवरेंशियल इसका जो है सही सिनोनिम होना चाहिए। रेवरेंस भी वर्ड मैंने डिस्कस किया है, हो सकता है आप भूल गए हों। बहुत सम्मान, बहुत आदर, उसको रेवरेंस बोलते हैं। ही इज़ ऑलवेज एंक्सियस, ऑलवेज वो हमेशा चिंतित रहता है, तो क्या रहेगा? डिस्पैशनेट, स्लगिश, टॉर्पिड, वरिड। तो इसका तो सही ऑप्शन वरिड ही होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखा आपने किस तरह आप 30 वर्ड्स के करीब पहुंच सकते हैं। तो इसमें क्या था, मैंने आपको क्या दिखाया कि एंटो और साइनो था, और ये कितना था? शायद 20-20 था। तो इसमें से आपको 15 से ऊपर, 10-10 था, तो 15 से ऊपर तो आपको यहीं पे सही हो जाना चाहिए। पहला 5 क्वेश्चन जो था एंटोनिम्स और ईडियम्स में से कितने होने चाहिए आपके? 3 मार्क्स हो जाने चाहिए। 15, 5, 20, 23 तो ऐसे ही हो गया। अब आप देखो, अभी मैंने आपको कुछ चीज़ छोड़ने के लिए भी बोला था, तो आराम से आप 30 के ऊपर, 35 के ऊपर कर सकते हैं। इट इज़ अ ईजी क्वेश्चन आई विल से। और आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें यही हो रही हैं।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, आपसे बन रहे हैं, प्लीज़ गो अहेड एंड मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. एंड ऑन that note guys, keep watching the videos, keep enjoying your life, and that is where I am ending this session.